आप सभी को नमस्कार। आवाज़ आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बता देना। ठीक। ओके ओके। गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। स्वाधीनता संग्राम की कहानी के बारे में हम परिचर्चा कर रहे थे और इस परिचर्चा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमने अध्ययन किया कि किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में पहले चरण का श्री गणेश हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस तरह से की गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इंडियन नेशनल मूवमेंट का औपचारिक श्री गणेश माना जाता है। फॉर्मल स्टार्टिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस से मानी जाती है। इसलिए हमने ये परिचर्चा की कि इंडियन नेशनल मूवमेंट की स्टडी को या स्टडी मटेरियल को हम 3 चरणों में देख सकते हैं। लिबरल एरा के रूप में, दूसरा एक्सट्रीम एरा के रूप में और तीसरा गांधी एरा के रूप में। उदारवादी चरण, उग्रपंथी चरण और तीसरा गांधीवादी चरण या गांधी के युग के नाम से इसको जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सच और झूठ क्या था, मिथ और रियलिटी क्या थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, जिसके बारे में हमने परिचर्चा की। आज हम परिचर्चा करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में जो पहला चरण था, उस पहले चरण में उदारवादियों की कौन सी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी तथा इस चरण के दौरान कौन से नकारात्मक फोर्सेज, नेगेटिव फोर्सेज और पॉजिटिव फोर्सेज कार्य करने लगी। कौन से ऐसे आरंभिक मूवमेंट थे जिन आंदोलनों ने भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त किया। तो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 जो मुख्य अधिवेशन हुए वे बम्बई में, कोलकाता में, मद्रास में और चेन्नई में। कहने का मतलब है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो 4 इम्पोर्टेंट अधिवेशन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता की गई, दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता की गई, जॉर्ज यूल के द्वारा अध्यक्षता की गई। इन प्रारंभिक अधिवेशनों में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया वह सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर दिया गया कि कांग्रेस की मेंबरशिप को बढ़ाया जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदस्य संख्या को और ज़्यादा विस्तारित स्वरूप दिया जाए ताकि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बड़े संगठन के रूप में स्थापित हो सके। दूसरा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अब सामाजिक संगठन से राजनीतिक संगठन की ओर परिवर्तित हो सके। ऐसा हुआ भी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने वर्चस्व को स्थापित कर लिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में जो पहला चरण है, इस चरण का जैसा नामकरण या नोमेनक्लेचर मैंने आपको बताया कि इसको लिबरल एरा के नाम से जाना जाता है अथवा इसे उदारवादी चरण कहते हैं। उदारवादी चरण इनके द्वारा किए गए कार्यों के तरीके से, जिन साधनों का ये प्रयोग करते थे, उन साधनों के कारण इनको उदारवादी कहा गया है। शाब्दिक रूप से लिबरल इसको कहा जाता है, हमसे उदार जिसका दृष्टिकोण सॉफ्ट होता है, जो उग्र स्वभाव का नहीं होता है अथवा जो हिंसा तो नहीं कहेंगे, निष्क्रिय प्रतिरोध या दमनात्मक कार्रवाई अथवा प्रतिरोध की कार्रवाई में विश्वास नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों को लिबरल कहा जाता है। इस चरण के मुख्य नेतृत्वकर्ता, जैसा हमने कल भी परिचर्चा की, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, व्योमेश चंद्र बनर्जी। गोखले एक प्रमुख नेता थे। महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन तमाम लोगों के द्वारा, स्वाधीनता सेनानियों के द्वारा इस चरण का नेतृत्व किया गया। इनके साधनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, जो आगे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहला साधन था प्रार्थना पत्र लिखना। जैसा छोटे बच्चों को स्कूल में कहा जाता है कि हेडमास्टर के नाम से, प्रिंसिपल के नाम से, और यहाँ यूनिवर्सिटी में या आप भी जब कॉलेज में जाते हो कोई समस्या लेकर या कोई एडमिशन से संबंधित कोई समस्या होती है या क्लासेस से संबंधित समस्या होती है अथवा आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, टीसी चाहिए,
या कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए अथवा अन्य जो भी है। तो ये सबसे पहला आधारभूत तरीका होता है जो ब्रिटिश सिस्टम का तरीका था कि आपको एप्लीकेशन लिखना है, आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें आप निवेदन पत्र भी कह सकते हो, जिसमें आप निवेदन करोगे कि आपकी कोई समस्या है और इसका समाधान वो प्रशासन से आप चाहते हो। दूसरा तरीका है कि इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो आप उसको रिमाइंडर भेजते हो, याद दिलाते हो, अनुस्मारक उसको कहा जाता है, दोबारा पत्र लिखना, पिछले वाले पत्र का संदर्भ या उदाहरण देते हुए उस नए पत्र का लेखन करना। तीसरा होता है कि इसके बाद भी अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप कुछ समूह के रूप में, सब लोगों का जाना संभव नहीं है, जो एक्टिव पीपल होते हैं उस ग्रुप से, उस समूह से एक छोटे से डेलीगेशन के रूप में प्रशासन के पास जाते हैं, प्रतिनिधि मंडल उसको कहा जाता है। ऐसे ही अनेक प्रतिनिधि मंडलों के साथ गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटेन वेबली कमीशन के सामने 7 बार डेलीगेशन के रूप में प्रस्तुत हुए। तो ये इनके तरीके थे जिन तरीकों को कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स कहा जा सकता है, संवैधानिक साधन कहा जा सकता है, जिनको पीसफुल मीन्स कहा जा सकता है, शांतिपूर्ण साधन कह सकते हैं। ऐसे संवैधानिक और शांतिपूर्ण तथा डेमोक्रेटिक मीन्स का, टूल्स का इन्होंने यूज किया, इसलिए ये उदारवादी विचारक भी कहलाते हैं। भारत के उदारवादी चरण के संचालनकर्ता, नेतृत्वकर्ता भी कहलाते हैं। इसका मतलब है कि वास्तव में जो सॉफ्ट कॉर्नर था या इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो आरंभिक स्तर था वह आरंभिक चरण में था। अंग्रेजों से डायरेक्ट दमनात्मक कार्रवाई का सामना नहीं करना था, निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं करना था, उनका विरोध भी नहीं करना था, उनका विश्वास जीतना था, अथवा उनको ये यकीन दिलाना था कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के घोर विरोधी नहीं है। परंतु जैसी शासन व्यवस्था और स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों का वातावरण ब्रिटेन अथवा ब्रिटेन जैसे अन्य देशों में है, ऐसा ही वातावरण भारत में भी सर्जित किया जाए। भारत के लोगों को भी वो सभी अधिकार मिले जो ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों को और ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त होते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा। इसलिए अब जो मांग थी, उस मांग का सबसे बड़ा आधार ये था कि किस तरह से भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया जाए। प्रशासन में शामिल भी किया गया। शामिल करने का जो सबसे बड़ा मैंने आधार बताया कि एक जो अधिनियम 1858 में था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कर दिया, उसके प्रभुत्व का विनाश कर दिया, उसके स्थान पर ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश ताज इसको कहा जाता है, भारत का शासन या ब्रिटिश भारत का शासन ब्रिटेन से संचालित होने लग गया। ब्रिटिश सम्राट के द्वारा यहाँ गवर्नर जनरल एंड वाइसराय अपॉइंट किए जाने लगे। उसी की सलाह पर जो भारत मंत्री उसको सलाह देता था। इसके अलावा गवर्नर जनरल की सलाह के आधार पर तथा भारत मंत्री की सलाह के आधार पर छोटी छोटी रियासतों में लेफ्टिनेंट गवर्नर, राज्यों में गवर्नर अपॉइंट किए जाने लगे। इसी के साथ भारतीयों को प्रशासन में कैसे शामिल करें और शामिल किया जाए या नहीं किया जाए, भारतीयों को भी प्रशासन में भाग लेने का पहली बार अवसर दिया गया। यह उदारवादियों की सबसे बड़ी सफलता थी। अवसर को इस अधिनियम के नाम से जाना जाता है 1892 का अधिनियम अर्थात 1892। देखिए 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई है और लगभग 7 वर्षों के बाद उदारवादियों को पहली आंशिक ही सही परंतु शुरुआत की सफलता मिली और इस सफलता को 1892 का अधिनियम कहा जाता है। 1892 के भारत सुधार अधिनियम के माध्यम से पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रारंभ हुए। यह आपको ध्यान रखना है कि पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो थे वो 1892 के अधिनियम से शुरू हुए। इस अधिनियम के माध्यम से इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि भारतीयों के द्वारा एक समूह का निर्वाचन किया जाएगा, उस समूह के सदस्यों के द्वारा वास्तविक प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाएगा। जैसे हम इसको समझें, वर्तमान में हमारी राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो हम अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। इसका मतलब है कि हम डायरेक्ट उनको वोट नहीं देते, परंतु हम वोट देते हैं विधानसभा के सदस्यों को और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाता है।
इसका मतलब है कि डायरेक्ट हमने निर्वाचन नहीं किया, हमने विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया और विधानसभा के सदस्यों ने अपने राज्य से जो भी सीटें निर्धारित हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया। अथवा भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? कैन यू टेल मी एनीवन? आप में से कौन मुझे ये बता सकता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? हाँ, यस कपिल, अनम्यूट करके बताओ। सर, MLAs of all state including Union Territory of Delhi and Puducherry. Okay. Now Jammu Kashmir also included, and MP all of Rajya Sabha and Lok Sabha, only elected one, not nominated. वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू कपिल। कहने का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा के तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के और संघ शासित प्रदेश जहां जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है, केंद्र सरकार के स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में केवल निर्वाचित सदस्य। इसका मतलब ओनली इलेक्टेड मेंबर इंक्लूड इन डेलीगेशन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के जो प्रतिनिधि मंडल होता है उस निर्वाचन समूह में उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। उस इलेक्टोरल कॉलेज में केवल लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा राज्यों की और संघ शासित प्रदेशों की इनके केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लेकिन उन निर्वाचित सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? हम करते हैं। इसका मतलब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट कास्ट करते हैं, लोकसभा का सदस्य का निर्वाचन करते हैं। हम विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं और लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसलिए ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ऐसा ही निर्वाचन 1892 के अधिनियम में शुरू किया गया। दूसरी इस अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता थी कि जो बजट होता है, हालांकि उस पर कंट्रोल नहीं था, परंतु उस बजट पर बातचीत करने का अपॉर्चुनिटी या बातचीत करने का अवसर जरूर प्रदान किया गया। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के साथ साथ हमें डिस्प्यूट करने की स्थिति के लिए, हमें परिचर्चा करने के लिए, हमें डिस्कस करने के लिए, हालांकि उस समय हमारे डिस्कशन का कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं था, परंतु डिस्कशन की प्रोसेस में इंक्लूड कर लिया गया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पुटअप करने का तरीका होता है जिस पर हम आगे विस्तार से परिचर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न वो पूछ सकते थे, हालांकि अनुपूरक कम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी आप कह सकते हो। कोई एक प्रश्न आपने पूछा और फिर उससे जुड़ा हुआ प्रश्न होता है, उसको अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। तो मूल प्रश्न पूछने की तो स्वतंत्रता थी, जैसे कि हम पूछे कि राजस्थान महाविद्यालय में कक्षाएं होती हैं, ये मूल प्रश्न है। फिर आप पूछो कि सर राजनीति विज्ञान की या अर्थशास्त्र की अथवा इतिहास की कक्षाएं होती हैं, दूसरा प्रश्न ये उसी से जुड़ा हुआ है, जो क्लासेस से जुड़ा हुआ, ये नहीं पूछ सकते आप। तो केवल मूल प्रश्न आप पूछ सकते थे, अनुपूरक प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा कुछ तारांकित और अतारांकित प्रश्न होते हैं, उनको अवसर जरूर दिया गया कि ब्रीफ में जो संक्षिप्त होते हैं उन संक्षिप्त प्रश्नों को आप जरूर पूछ सकते हो। बाकी एक मिनट माफी चाहूंगा। हाँ सर, क्लास ले रहा हूँ अभी। हेलो, हाँ सर मैं करता हूँ कॉल आधे घंटे में। तो ये जो अवसर उनको प्रदान किया गया, इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से भारतीयों को आंशिक स्तर पर रूल्ड बॉडी में अथवा शासन करने वाले निकाय में शामिल होने का अवसर मिल गया। ये उनकी सबसे बड़ी सफलता रही। इसके बाद जो मुख्य घटनाक्रम है वह स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा घटनाक्रम स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ एक अलग स्तर पर ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसी रही है वो उस पर भी परिचर्चा करेंगे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, मुस्लिम लीग की स्थापना ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई 1906 ईस्वी में। इसी के साथ 1907 ईस्वी में कांग्रेस में डिस्प्यूट हो गया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो धड़े, दो ग्रुप क्रिएट हो गए। वन ग्रुप नॉन एज एक्सट्रीम ग्रुप एंड सेकंड इज लिबरल
इसका मतलब है कि एक उदारवादी दल या उदार दल और दूसरा गर्म दल। इसका विभाजन होना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक क्षति रही है, या मैं जो मैंने कहा कि नेगेटिव भी हम परिचर्चा करेंगे कि इसमें कौन से नकारात्मक पक्ष रहे। इसके अलावा इसी चरण का जो दूसरा स्टेज था, तो आगे चलकर एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो उग्रपंथी चरण में शामिल होगा, परंतु उसकी जो नींव थी ये तीन चीज़ें कि 1906 का जो मुस्लिम लीग स्थापित किया गया, दूसरा 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ, और तीसरा जो भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है, अथवा जिसको मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इन तीनों का जो बैकग्राउंड था वो लिबरल एरा के दौरान ही सर्जित किया गया, क्योंकि 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन है, उस स्वदेशी आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को बहुत बड़ी चुनौती मिली। स्वदेशी आंदोलन की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है? 1905 इस समय स्वदेशी आंदोलन, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो स्वदेशी के साथ एक और शब्द जुड़ा हुआ है जिसको बहिष्कार कहा जाएगा। केवल स्वदेशी अपनाने से अंग्रेजों के व्यापार पर कोई नुकसान होने वाला नहीं था, स्वदेशी बहिष्कार के साथ जुड़ा हुआ, तो स्वदेशी और बहिष्कार को शामिल किया गया। इसके साथ साथ स्वदेशी और बहिष्कार के साथ साथ निष्क्रिय प्रतिरोध जो होता है, पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध, अर्थात इसमें हिंसा शामिल नहीं है। जैसा महात्मा गांधी नॉन वायलेंस की बात कह रहे हैं, तो इसमें हिंसा शामिल नहीं है। और भगत सिंह भी जिस पॉलिटिकल हत्या का आरोप लगाया गया, या हम कह सकते हैं जिस हिंसा का आरोप लगाया गया, वो भी हिंसा से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, वह हिंसा में इंक्लूड नहीं है। हालांकि उसके अलग अलग विचारकों के अलग अलग पक्ष हैं, परंतु वो इसमें शामिल नहीं है। इसलिए पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध, अर्थात आप कोई सार्वजनिक तोड़फोड़ नहीं करोगे, आप किसी की हत्या नहीं करोगे, आप संगीन अपराध नहीं करोगे, परंतु आप शांतिपूर्ण आमरण अनशन पर बैठे हो, भूख हड़ताल पर बैठे हो, अपनी मांगों को लेकर शांति से बैठे हो, डेमोक्रेटिक मैनर से आप कार्य कर रहे हो, इसको निष्क्रिय प्रतिरोध कहा जाता है। हिंसा की स्थिति से पहले की जो सिचुएशन होती है उसको निष्क्रिय प्रतिरोध कहा गया। इसके अलावा स्वदेशी बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध के अलावा जो बाल गंगाधर तिलक, या हम कह सकते हैं लाल बाल पाल का जो त्रिगुट था, उसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवाद की भावना को उन्मुख करने का कार्य भी किया गया, अर्थात राष्ट्रीयता को पुनर्जीवित करने का कार्य, अथवा जो लोग भारत का शोषण कर रहे हैं उनका असली चेहरा सामने लाने का कार्य भी किया गया। जो फेस कवर उन्होंने लगा रखा था ब्रिटिशर ने भारत की भलाई करने का, उसको भी बाहर करने की कोशिश की। बेसिकली यह जो आंदोलन था वो बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 इस तारीख को अखंड बंगाल के 2 टुकड़े करने की कोशिश ब्रिटिशर के द्वारा की गई। 1905 के इस बंगाल विभाजन के पीछे बहुत बड़ी रणनीति थी, जिसके तहत बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र को और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र को, दोनों को पृथक पृथक करना था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये डिवाइजेशन था या डिवीजन था ऑन बिहाफ ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, धार्मिक संप्रदाय या समूह के आधार पर ये विभाजन था। ये विभाजन हिंदू और मुसलमान का नहीं था, ये विभाजन भारत का विभाजन था। उसके 2 टुकड़े जो बंगाल विभाजन की नींव उन्होंने रखी है। हालांकि बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया, परंतु उस बंगाल विभाजन के पीछे जो रहस्य था वो बहुत बाद में चलकर हमारे सामने आया, और उसकी कीमत हमें भारत और पाकिस्तान 2 देशों के रूप में देखनी पड़ी, और जिसकी कीमत हम ये भी कह सकते हैं कि आज भी हमें उस कीमत को वहन करना पड़ रहा है, भले ही वो आतंकवाद के रूप में हो, वह क्रॉस बॉर्डर सीमा पार के रूप में हो, अथवा हिंदू और मुसलमान इस मुद्दे को लेकर, या इन दोनों धर्मों के मुद्दों को लेकर, या मंदिर और मस्जिद को लेकर ये विवाद आज भी बना हुआ है। इसमें सबसे बड़ा सहयोग ब्रिटिशर ने, मुसलमानों ने और कट्टरपंथी हिंदुओं ने अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन किया। अर्थात विभाजन के लिए एक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ब्रिटिशर ने सहयोग किया, ब्रिटिशर ने पालन और पोषण करने का कार्य भी किया, परंतु कुछ हिंदुओं के द्वारा ये कहना कि हमें अपने धर्म की रक्षा भी करनी है,
उस धर्म के समानांतर प्रत्येक धर्म के अनुयायी को धार्मिक स्वतंत्रता है हमारे स्वतंत्र भारत में कि वह अपनी आत्मा के अनुसार ऐसे धर्म के अनुसार जीवन शैली को स्थापित कर सकता है। परंतु सेकुलर का मतलब दूसरे धर्म के प्रति ईर्ष्या रखने से नहीं है। उसको पसंद करना ना पसंद करना आपकी इच्छा है, परंतु आप उसकी आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि वह भी अपनी एक आइडेंटिटी रखता है। परंतु इस बात को ब्रिटिशर बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि जो एकता हिंदू और मुसलमान ने 1857 की क्रांति में दिखाई अथवा कंधे से कंधा मिलाकर जो उन्होंने संघर्ष किया, इस संघर्ष को तोड़ना बहुत जरूरी है। और इसी तोड़ने की नीति के तहत उन्होंने आगा खां, सलीम उल्लाह, तत्कालीन बांग्लादेश, ये तत्कालीन बंगला जो है, ढाका में इसकी स्थापना की गई। हाँ, इस पर चर्चा करेंगे एक मिनट। तत्कालीन ढाका में जो वर्तमान में अब अपने पास नहीं है, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसमें आगा खां, सलीम उल्लाह खां का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरा जो जॉन मॉर्ले था और सचिव के रूप, भारत मंत्री के या भारत सचिव के रूप में, तथा मिंटो जो तत्कालीन भारत का वायसराय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी पुस्तक इंडिया डिवाइडेड में ये लिखा है कि विभाजन के लिए हम भले ही किसको जिम्मेदार ठहराएं, परंतु अंग्रेज इसके लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल थे। वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार थे जिन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई और हिंदुओं से मुसलमानों को अलग खड़ा करने के लिए तमाम संगठनों को खड़ा किया। कांग्रेस पर आरोप लगाए गए, हिंदू संगठन का आरोप लगाया गया, तत्कालीन मेंबर की नंबर्स को लेकर कि उसमें सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, उस नंबर्स को लेकर आरोप लगाया गया, या वह केवल हिंदू लोगों को बढ़ावा देती है, उसके अध्यक्ष तमाम तरह के जो भी हैं उनको लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाया गया। तो उदारवादी चरण की एक सफलता जो 1892 का अधिनियम थी, परंतु अनेक असफलताएं थी। इस उदारवादी चरण की कुछ सफलताओं को देखकर अथवा आने वाले समय को ध्यान में रखकर या एक्सट्रीम जो आइडियोलॉजी का आगमन होने वाला था उसको ध्यान में रखकर ब्रिटिशर के द्वारा एक नई रचना कर दी गई। बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग और सूरत अधिवेशन, इन तीनों के बारे में हम कल परिचर्चा करेंगे। अब जो एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स में देखता हूं, सर पीएम राम मंदिर इनॉग्रेशन में गए, क्या ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है? देखिए सेकुलरिज्म क्या है इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। अगर आपको फर्स्ट ईयर की क्लास में आपने पढ़ा कि धर्मा DHARMA धर्म क्या होता है, दूसरा रिलीजन क्या होता है, उसका अनुवाद नहीं करूंगा, आप संप्रदाय या पंथ मान सकते हो, और तीसरा सेकुलर क्या होता है। इन तीनों पर थोड़ा सा समय है जो आज तो मैं आपको दे नहीं पाऊंगा क्योंकि दूसरी क्लास शुरू होगी। इन तीनों पर कल हम जरूर चर्चा करेंगे, तब आप ये समझ पाओगे कि क्या भारतीय प्रधानमंत्री ने जो इनॉग्रेशन किया है राम मंदिर का, वो हिंदू धर्म को बढ़ावा देने से है, या जो मूर्तियां बनाई उनका अनावरण करना उसको बढ़ावा देने से है, अथवा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा टोकना कि आप ऐसा नहीं कर सकते एज ए प्रेसिडेंट, क्या वो सेकुलर था या नहीं था, अथवा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की भाषा में सेकुलर की जो मीनिंग है वो क्या है और नहीं है, क्योंकि इस पर व्यक्तिगत रूप से अपनी राय अलग हो सकती है। हम तार्किक रूप से जरूर परिचर्चा करेंगे। किसी धर्म विशेष से जोड़ने से और कर्मकांड से उसको आधार नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसा ही आरोप इंडियन नेशनल कांग्रेस पर स्वतंत्र भारत में लगाया गया था, और इस पर हमारा एक पूरा अध्याय होगा, संप्रदायवाद और भारत का विभाजन, जो हम धर्म से, रिलीजन से, सेकुलर से और इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्यों ऐसा कहा गया, और 1916 में मुस्लिम लीग यानी मुसलमानों के बीच और हिंदुओं के बीच जो लखनऊ पैक्ट था उसको मुस्लिम लीग समझौता क्यों कहा गया। और आज भी हम अध्ययन के इस विषय के रूप में ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति 1916 में ही स्वीकार कर ली थी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा लंबा विषय है और कक्षा का आपको पता है जिस तरह से व्यवस्था है वो संभव नहीं है। कल मेरे को जरूर आप रिमाइंड करा देना, इस पर परिचर्चा करेंगे आधी क्लास में, और आधी क्लास में स्वदेशी आंदोलन और सूरत अधिवेशन और मुस्लिम लीग, इनके बारे में चर्चा करेंगे।
पीएम को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। हाँ, इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। दीपक लिख रहा है बट R25 में राइट टू वर्शिप है और टू अकॉर्डिंग टू रूल, ये तो सही है। ओके सर, कोई नहीं, कल इस पर हम ज़रूर परिचर्चा करेंगे विस्तार से। थैंक यू सो मच।